हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्नब क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का अनसॉल्व का 2000 सेट 2022 का जी का सेट 2 नंबर का पूरा सल्यूशन। जैसा कि हमने पहले वीडियो बनाया था सेट नंबर फर्स्ट का, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपका सेट नंबर 2 का 2022 जेजी का पूरा सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको यहाँ पर क्लास 12, 11, 10 सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अनसॉल्व के सोल्यूशन कराए जाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका पहला है षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा सीडीएस। निम्न में से अर्धसंख्यक गुणधर्म है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा परासरण दाब। निम्न में से शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा H2+Cl2 HV2HCl। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल समूह होते हैं? तो कितने होते हैं? 1 होते हैं। इसके बाद निम्न में से कौन सा पदार्थ हेलोपार्म अभिक्रिया देता है? तो RCOCH3। इसके बाद है कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड बनाता है। इसके बाद दूसरे का आता है, जिसमें आपसे पूछा गया था ठोसों में बिंदु दोषों के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको कैसे लिखना है ये हम आपको बताने वाले हैं पूरा। तो इसमें सबसे पहले देखिए, आपको बिंदु दोष हेडिंग डालनी है। इसके बाद इसके 2 टाइप होते हैं, स्टाइकोमेट्री, नॉन स्टाइकोमेट्री। और स्टाइकोमेट्री के अंतर्गत आपके 2 दोष आते हैं, शॉर्टकी दोष एंड फ्रैंकल दोष। और नॉन स्टाइकोमेट्री के अंतर्गत 2 आते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसमें शॉर्टकी दोष के आपके उदाहरण हो जाएंगे NaCl, KCl, AgBr, CHCl। फ्रैंकल दोष AgBr, AgCl, AgI। मेटल एक्सेस NaCl, KCl, जिंक ऑक्साइड। और इसके बाद मेटल डिफिशियंसी दोष FeS, NiO और FeO। तो ये बिंदु दोष के आपको इस प्रकार लिखना है। इसके बाद दूसरे का खा प्रश्न था, जिसमें आपसे पूछा गया था परासरण तथा विसरण में अंतर लिखिए। परासरण तथा विसरण में अंतर, तो आप परासरण हेडिंग डालेंगे, विसरण हेडिंग डालेंगे, इधर लिखेंगे। इसके लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, विसरण में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद है परासरण केवल द्रव अवस्था में संभव है, तो विसरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव है, ये लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे का आता है, जिसमें आपको विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या बनेगी? किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के विलयन में उपस्थित विलयन का चालकत्व विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या बनेगी? वैसे इसकी एक परिभाषा और है विशिष्ट चालकता की, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी है ये, किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के विलयन का चालकत्व विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसका मात्रक बन जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद है मोलर चालकता की परिभाषा, किसी विलयन में उपस्थित 1 मोल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका दूसरे का आता है, जिसमें आपको द्रव स्नोई तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। जिसमें आपका पहला है द्रव स्नोई कोलाइड, लियोफिलिक कोलाइड किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। वे पदार्थ जो द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। उदाहरण क्या बनेगा? प्रोटीन, स्टार्च, गोंद, ये सभी द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट परिभाषा, द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? लियोफोबिक कोलाइड किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वे पदार्थ जो द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं ना बनाकर विशेष विधियों द्वारा कोलाइड का निर्माण करते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। गोल्ड सॉल्ट
Ag2H3 FeOH3 का होल ट्वाइस का सॉल। तो ये द्रव विरोधी कोलाइड की परिभाषा हो जाएगी, आपको ऐसे ही हेडिंग डाल के लिखनी है। इसके बाद तीसरे का प्रश्न आता है जिसमें आपका न्यूमेरिकल था, जिसमें आपको सॉल्व करना था 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या। तो आप 58 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले 58 ग्राम 1 मिलियन NaCl की यूनिट सेलों की संख्या कितनी निकलेगी? 6.22 इंटू NaCl जो आपको मालूम होगा NaCl FCC संरचना में होता है, तो Z बराबर इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, 58.5 ग्राम यानी कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता हो? एक मोल में कितने इकाई सेलों की संख्या हो जाएगी? 6.22 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? एक मोल में कितनी हो जाएंगी? 6.22 इंटू 10⁻23 मोल हो जाएंगी। एक मोल आपको पता होगा 58.5 ग्राम में कितना NaCl का एक मोल बनेगा? कितना बनेगा? एक मोल। तो एक मोल में आपको पता होगी कणों की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। और चूंकि NaCl जो होता है FCC संरचना में व्यवस्थित होता है, इसलिए इसका Z बराबर कितना होता है? 4 होता है। तो इसका 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें आपको फिर 58.1 ग्राम में NaCl की यूनिट सेलों की संख्या कितनी होगी? तो 58.5 ग्राम में कितनी थी? इतनी थी। तो 58.1 ग्राम में कितनी हो जाएंगी? तो इसमें 58.1 ग्राम का गुणा करेंगे और बटे में कितना पहुंचाएंगे? 58.5 पहुंचाएंगे। और इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 1.495 इंटू 10⁻23 इकाई सेलों की संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको इस न्यूमेरिकल को लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा आता है जिसमें आपको आयुपेशी नाम लिखना था। तो NiCO का बनेगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। K2 पोटेशियम बनेगा टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड। तो ये आयुपेशी नेम लिखना था। उसके बाद प्रोटीन के कार्य लिखिए। तो मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथे का है जिसमें आपको निम्नलिखित सेलों का 298 केल्विन ताप पर नेल्सन समीकरण लिखिए एवं EMF की गणना कीजिए। आपको दिया गया था Fe+2 Fe-0.44, ये आपको समीकरण दिया गया था। तो इसमें आपको सबसे पहले E0 सेल वाला सूत्र लगाएं। E0 सेल माइनस E0 कैथोड को सबसे पहले इसमें देखिए 298 केल्विन ताप पर दिए गए सेल का नेल्सन समीकरण क्या बनेगा? ये बनेगा E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log 10 Fe+2 हाइड्रोजन, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो इसमें सूत्र लगाएंगे E0 सेल, E सेल बराबर E0 कैथोड माइनस एनोड, इसमें लगाया माइनस 0.591 log 10 0.01 सांद्रता दी गई है और हाइड्रोजन की 1 होती है। तो इसके बाद इनकी कैलकुलेशन करेंगे और वैल्यू रख के आप निकालेंगे तो आपका E0 सेल बराबर बनेगा, ई सेल बराबर बनेगा 1.3265 वोल्ट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथे का खा आता है जिसमें आपको परिभाषा देनी थी वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरोसिस। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का वैद्युत क्षेत्र में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना की प्रक्रिया वैद्युत कण संचलन कहलाती है। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का वैद्युत क्षेत्र में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने की प्रक्रिया वैद्युत कण संचलन कहलाती है। इसके बाद था प्रश्न नंबर 4 का अमीन किसे कहते हैं? प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन के एक उदाहरण देकर समझाइए। तो अमीन क्या होता है? अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न अमीन कहलाते हैं। अमोनिया कितनी होती है? NH3। इसमें अगर हम +R जोड़ते हैं तो इसमें हमारा बनेगा NH2R। तो यही हो जाएगा अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न अमीन कहलाते हैं। तो इसका वर्गीकरण करेंगे तो अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को एलिफेटिक अमीन तथा अमोनिया के एरिल व्युत्पन्नों को एरोमेटिक अमीन कहते हैं। ये एरोमेटिक अमीन है, ये एलिफेटिक अमीन है। तो सबसे पहले हमारी परिभाषा बनेगी प्राथमिक अमीन। क्या बनेगी? प्राथमिक अमीन यानी कि 1 डिग्री अमीन। अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक प्राथमिक अमीन कहलाते हैं, जैसे NH3 प्लस RNH2 NH3 AR माइनस AR NH2। तो ये हमारा बन जाएगा। इसके बाद द्वितीयक अमीन,
अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 एल्कोहल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक द्वितीयक अमीन कहलाते हैं। क्या परिभाषा बनेगी? अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु को 2 एल्कोहल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक द्वितीयक अमीन कहलाते हैं। NH3 2R करेंगे तो RRNH बनेगा। इसी प्रकार NH3 के 2 एरिल समूह से प्रतिस्थापित करेंगे तो आपका AR2NH बनेगा। इसके बाद तृतीयक अमीन है। अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक तृतीयक अमीन कहलाते हैं। NH3 3R करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? NRRR बनेगा। क्या बनेगा? NRR, NR3 बनेगा। तो ये आपके हो जाते हैं 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, इसे 3 डिग्री अमीन कह देते हैं। प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन। और अमीन की परिभाषा क्या बनेगा? अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न को अमीन कहते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट आप खींच लें, इसका भी खींच लें, इसके बाद इसका भी खींच लें। इन तीनों के आप स्क्रीनशॉट खींच लेंगे और उन्हें अच्छे से याद करना है। इसके बाद आता है फेलिंग विलयन। तो फेलिक विलयन निम्न 2 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते? फेलिक विलयन ए। फेलिक विलयन एक कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, ये नीले रंग का होता है। जो फेलिक विलयन ए होता है, फेलिक विलयन एक कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है और ये नीले रंग का होता है। फेलिक विलयन बी, यह फेलिक विलयन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यानी कि रासलीय लवण का या रोचलीय लवण का NaOH में विलयन होता। क्या होता है? NaOH में विलयन होता है। तो फेलिक विलयन 2 प्रकार के होते हैं, फेलिक विलयन ए, फेलिक विलयन बी। फेलिक विलयन जो होता है ए, वो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है और ये नीले रंग का होता है। और फेलिक विलयन बी होता है, जो फेलिक विलयन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रासलीय लवण का NaOH में विलयन होता है। इसके बाद है ग्लूकोज की फेलिक विलयन के साथ क्रिया। जो ग्लूकोज होता है, अगर वो फेलिक विलयन के साथ क्रिया करता है तो ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, यानी कि ग्लूकोज को ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। तो CHOH का होल 4 CH2OH ग्लूकोज का सूत्र होता है। इसकी फेलिक विलयन से क्रिया कराते हैं तो हमारे कॉपर ऑक्साइड का रेड PPT लाल रजत दर्पण प्राप्त होता है और ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसे कैसे लिखेंगे? ग्लूकोज को फेलिक विलयन के साथ गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है तथा ग्लूकोज ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज की फेलिक विलयन के साथ क्रिया। ये आपसे 100% पूछा जाएगा। इसके बाद मोल प्रभाज है। किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित विलेय व विलायक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित विलेय व विलायक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज सॉल्यूट का सूत्र ये होता है, सॉल्वेंट का ये होता है। इसके बाद है विलेय की मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवरोहन में संबंध लिखिए। P0 - PS अपॉन P0 इक्वल टू N अपॉन N प्लस n, ये सूत्र होता है। इसके बाद आपको इसी में सवाल दिया गया, तो विलयन का भार अनुसार 6% तात्पर्य है। W जो यूरिया 6 ग्राम है और 94 ग्राम जल है, तो H2O मॉलिक्यूलर वेट इतना बनेगा और इसका यूरिया का इतना बने। तो यूरिया के मोल निकालेंगे और जल के मोल निकालेंगे। तो यूरिया का मोल 6/60 करेंगे तो 0.1 आएगा। जल के मोल 94/18 करेंगे तो 5.02 आएगा। तो यूरिया का मोल प्रभाज इतना आएगा और जल का मोल प्रभाज इतना आएगा। इसके बाद आपको अर्धायुकार का सवाल दिया गया था, तो K इक्वल टू इसमें फार्मूला लगाएंगे 0.693 अपॉन T हाफ। तो T हाफ बराबर बन जाएगा 0.693 अपॉन K। तो K बराबर बन जाएगा 0.693 अपॉन 100। तो आपको कितना समय निकलेगा? 0.693 समय इनवर्स। ये आपका केल्विन यानी K का मान निकलेगा। आपसे K का मान पूछा गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में का गा है, जिसमें आपसे पूछा गया था संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक चुंबकीय अनुचुंबकीय हैं। संक्रमण धातुएं प्राय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। इसके बाद है संक्रमण धातु तथा इनकी अनेक यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो रिक्त ट्यूब कोश की उपस्थिति तथा उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा छोटे परमाणु आकार के कारण संक्रमण धातुएं
माध्यमिक यौगिक का निर्माण करती हैं तथा अतः ये उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वें का घ है, जिसमें आपको लिगेंड किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनाने वाले परमाणु अणु अथवा आयन लिगेंड कहलाते हैं, जैसे CN-CO H2O NH3। लिगेंड की परिभाषा क्या बनेगी? किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनाने वाले परमाणु अणु अथवा आयन लिगेंड कहलाते हैं। तो ये आपका क्लास 12 का केमिस्ट्री का अनसॉल्व्ड का पेपर हो जाता है। ये भी पूरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आएंगे। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पिछला वीडियो भी देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो के साथ जल्द ही।